बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 का विषय विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें इन रिक्त स्थानों में नीचे भरना है। कुछ शब्द हैं जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। इन्हें हमें इन नीचे रिक्त स्थानों में भरना है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की रिक्त स्थान होती है। तो क्या होती है? मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? तैरने लगेंगे। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान आवश्यक है। इसमें 2 रिक्त स्थान हैं, जिसमें पहले में आएगा पोषक तत्व तथा जल आवश्यक है। यानी कि फसल उगाने के लिए सूर्य के प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व तथा जल आवश्यक है। प्रश्न 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए में कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमें कॉलम बी से मिलान करना है, मैच करना है। उत्तर में है, पहले नंबर पर है खरीफ फसल। तो खरीफ की फसल में क्या आता है? इसका उत्तर है ई या ए। ई से मिलान करेगा जिसमें है धान एवं मक्का, ये खरीफ की फसल होती है। 2 नंबर पर है रबी फसल। तो रबी की फसल में क्या क्या आता है? उससे मैच होगा ये डी के साथ, जिसमें है गेहूँ, चना, मटर, ये रबी की फसल होती है। तीसरे नंबर पर है रासायनिक उर्वरक। इसका मैचिंग है बी नंबर पर, जिसमें है यूरिया एवं सुपरफास्फेट, ये रासायनिक उर्वरक होते हैं। और 4 नंबर पर है कार्बनिक खाद, ये सी के साथ मिलान कर रहा है। इसमें है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। प्रश्न 3, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। पहला है क नंबर पर खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल का क्या 2 उदाहरण होंगे? यानी कि खरीफ की फसल में कौन सी दो फसल रहेंगी? पहला है मक्का और दूसरा है धान। ख नंबर पर है रबी फसल। रबी में कौन कौन सी फसलें आएंगी? तो पहला है गेहूं और दूसरा है मटर, ये रबी की फसल के उदाहरण हैं। प्रश्न 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। क, मिट्टी तैयार करना। ख, बुवाई। ग, खरीफ फसल। घ, रबी फसल। उत्तर है क का मिट्टी तैयार करना, कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पलट कर पोली करते हैं ताकि जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, जिसमें मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है। जुताई हल चलाकर करते हैं। ढीली मिट्टी के छिद्रों में उपस्थित वायु में फसल के पौधों की जड़ें श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेती हैं। तो मिट्टी को उलट पलट कर पोला क्यों किया जाता है? जिससे कि उसमें छिद्र हो जाते हैं और जो पौधे की जड़ें हैं वो ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। और पोली मिट्टी से क्या फ़ायदा है? जो केंचुए और जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो भी उसमें वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। इसी कारण इन्हें किसान मित्र कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिनका उपयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। अब ख नंबर पर है बुवाई या सोइंग, पौधे को बोना।
फसलों के पौधे उगाने के लिए खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुवाई कहते हैं। अब मिट्टी को पोला करने के बाद में उसमें दूसरा जो नंबर आता है वो क्या आता है, बीज डालने का। तो बीज डालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बुवाई कहते हैं। खेत की भूमि को हल से जोतने, समतल करने तथा खाद डालने के बाद उसमें उगाई जाने वाली फसल के बीज बोए जाते हैं। खेती में बुवाई के 2 तरीके हैं। पहला है परंपरागत औजार के द्वारा, यानी कि जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है उन औजारों के द्वारा बीज को खेतों में डालना। तो पहला तरीका हुआ परंपरागत औजारों के द्वारा। यह कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो ये तो हो गया परंपरागत तरीका। दूसरा है सीड ड्रिल के द्वारा। सीड ड्रिल नामक बीज बोने के यंत्र से भी बुवाई की जाती है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी तथा गहराई बनी रहती है। बीजों की गुणवत्ता तथा बीज बोने का तरीका दोनों ही फसल उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन विधियों के अलावा हमें बीजों की क्वालिटी या बीजों की गुणवत्ता तथा जिस तरीके से हम बीज बो रहे हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। है निराई या वीडिंग। खेत में से खरपतवार या बिना काम के पौधे, खरपतवार किसे कहते हैं, जो किसी काम के पौधे नहीं होते हैं और अच्छी फसल के साथ में उगाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। हटाने को निराई कहते हैं। तो निराई किसको कहते हैं, खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। निराई खेतों में आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। निराई का कार्य खुरपी या हैरी की सहायता से करते हैं। पौधों में पुष्पन एवं बीज बनने की प्रक्रिया से पहले खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ करके अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो खरपतवार को हटाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये भी पौधों के साथ में प्रकाश, भोजन, जगह आदि सब चीज़ की प्रतिस्पर्धा करती है, तो ये पौधे को पनपने नहीं देती है। इसलिए पौधे में बीज बनने से पहले खरपतवार को हटाया जाता है। यह कार्य खड़ी फसल वाले खेत में किया जा सकता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह कार्य हैरो या पटेले से किया जाता है। है थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों अथवा दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। जब फसल कट जाती है तो बीज अथवा दानों को भूसे से अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग या भूसे से बीजों अथवा दानों को अलग करने का कार्य कंबाइन मशीनों के द्वारा किया जाता है। यह मशीन वास्तव में तो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप ही होती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर को और क्या कहते हैं, विनोइंग करके अलग करते हैं, किया जाता है। यह है थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों अथवा दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। प्रश्न 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। इसमें उत्तर है उर्वरक तथा खाद में अंतर निम्न प्रकार है, यानी कि उर्वरक खाद से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से भिन्न है। तो इसमें हम एक तरफ उर्वरक और एक तरफ खाद लिख करके इनके अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो नंबर 1, उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जबकि खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है।
जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। नंबर 3, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। नंबर 4, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। प्रश्न 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सिंचाई यानी कि जो फसल हम बो रहे हैं उसको सींचना या उसमें जल देना। तो सिंचाई उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियाँ यानी कि जड़ों में या पौधों में पानी बना रहे उसको संरक्षित करने की जो विधियाँ हैं वो उसमें पहली विधि कौन सी है? छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी कि जहाँ पर भूमि एक जैसी नहीं होती है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तो ये एक पहला जो तंत्र है या सिस्टम है वो कौन सा? स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव तंत्र। दूसरा है ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों से गिरता है। जैसे अपन बुखार में ड्रिप चढ़वाते हैं उसी तरह से पौधों में भी जल जो है वो बूंद बूंद करके ड्रिप के द्वारा या ड्रिप सिस्टम से उसमें पानी जाता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर है इसका कि यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो वो नहीं उगेंगे, क्योंकि उन्हें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता के कारण बीज नष्ट हो जाएंगे, इसलिए गेहूं को खरीफ की ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। प्रश्न 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है। खाद के पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए खेत में लगातार फसल उगाने से जो मिट्टी है वो पर्याप्त पोषक तत्वों वाली नहीं रहती है। प्रश्न 9, खरपतवार क्या है? हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर है खरपतवार वे अवांछनीय क्या होता है? अनावश्यक या जंगली वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण कैसे करेंगे? तो इसके लिए खेत की निराई करते हैं और इस क्रिया में ऐसे पौधों को खेत में से हटा दिया जाता है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां काम में ली जाती हैं। पहला है पटेले या हैरो के द्वारा खरपतवार को हटाना। जब फसल की बुवाई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं।
और निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में पटेला या हैरो नामक कंघी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों के साथ फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है रसायनों के उपयोग से। खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है। इससे खरपतवार वाले पौधे मर जाते हैं, किंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता के अनुसार मिलाकर स्प्रे या फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। प्रश्न 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। पहला है फसल को चीनी मिल में भेजना, फिर दूसरे पे दे रखा है सिंचाई, फिर दे रखा है तीसरे पे कटाई और चौथे पे दे रखा है बुवाई। तो अब हम इनको इस तरह से क्रम में लगाएंगे कि गन्ने की फसल उसका रेखा चित्र तैयार हो जाए। इसका उत्तर है सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर खेत की जुताई करना, उसके बाद फसल को खेत में बोना या बुआई करना, उसके बाद फसल में खाद देना, फिर उसके आगे सिंचाई करना, फिर सिंचाई के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई करना या फिर कटाई, और फिर जब काट करके उस फसल को चीनी मिल में भेजना जिससे कि गन्ना आगे बन सके। तो ये क्रम गन्ने का उत्पादन का गन्ने से चीनी उत्पादन का होगा। प्रश्न 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर। अब पहेली में ऊपर से नीचे की ओर जो शब्द बनने हैं वो हैं, नंबर 1 पर है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमें पहेली में 1 नंबर में ऊपर से नीचे की ओर भरना है। नंबर 2, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। इसको क्या कहते हैं, ये पहेली में हमें 2 नंबर में ऊपर से नीचे की ओर भरना है। नंबर 3, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हमें पहेली में ऊपर से नीचे 3 नंबर में भरना है। नंबर 6, फसल पक जाने के बाद काटना। इसको क्या कहते हैं, ये हमें पहेली में 6 नंबर में ऊपर से नीचे की ओर भरना है। अब पहेली में बाएं से दाएं ओर। नंबर 1, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें इन्हें क्या कहते हैं, ये पहेली में हमें 1 नंबर में बाएं से दाएं ओर भरना है। नंबर 4, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये हमें 4 नंबर पर बाएं से दाएं भरना है। नंबर 5, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, यह हमें पहेली में बाएं से दाएं ओर 5वें नंबर पर भरना है। नंबर 7, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमें पहेली में 7 नंबर में बाएं से दाएं ओर भरना है। ये पहेली खाली है, इसमें हमें ये उत्तर ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ओर भरने हैं। अब उत्तर सहित पहेली हम नीचे देखते हैं। अब इसमें उत्तर दे रखे हैं जिसमें ऊपर से नीचे की ओर और बाएं से दाईं ओर हमने सारे चीज़ों को इसमें लिख करके और ये पहेली पूरी की है, जिसमें पहले नंबर पर है रवि, ऊपर से नीचे में है रहट, नंबर 3 में है ऊपर से नीचे पर खरीफ, नंबर 2 में है ऊपर से नीचे पशुपालन, नंबर 4 पर है बाएं से दाएं फसल, नंबर 5 पर है उर्वरक, 6 पर ऊपर से नीचे है कटाई और 7 पर है बाएं से दाएं निराई। तो इस तरह से ये पहेली हमारी पूरी होती है।